नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ हालिया रिपोर्ट्स और खबरों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास पर्यावरण, ऊर्जा, फिर जमीनी हकीकत, इनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। अक्सर ये खबरें अलग अलग सी लगती हैं, पर आज कोशिश रहेगी कि इनके बीच के कनेक्शन को समझें। बिल्कुल। खासकर ये कि कैसे बड़े वैश्विक लक्ष्य जमीनी सच्चाइयों से मिलते हैं या कहीं टकराते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी नज़रिया है। आज हम देखेंगे कि जैसे क्लाइमेट चेंज पर दुनिया भर में जब बातें हो रही हैं और भारत जो कर रहा है, हाँ, उसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर है। जैसे हमारी मिट्टी की सेहत कैसी है, या फिर जंगल में रहने वाले जो समुदाय हैं उनके अधिकार और वो जो कंजर्वेशन के प्रयास हैं उनमें कैसे संतुलन बने। ये सब चीज़ें देखा जाए तो आपस में जुड़ी हुई हैं काफ़ी। सही कहा। तो चलिए सबसे बड़े मुद्दे से ही शुरू करते हैं, क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है UNFCCC, उसकी एक रिपोर्ट आई है NDCs पर। हाँ, NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। हाँ, क्या कहती है ये रिपोर्ट? कुछ चिंताजनक है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि दुनिया भर के देश जो वादे कर रहे हैं अपने NDCs में, वो पेरिस समझौते का जो लक्ष्य है ना, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना, हाँ, उसके लिए ये वादे काफी नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है जो हमें करना चाहिए और जो अभी हो रहा है। अच्छा, कितना बड़ा गैप है ये? कुछ अंदाजा है इसमें? हाँ, रिपोर्ट का अनुमान है कि 1.5 डिग्री के लिए हमें 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन करीब 60% घटाना होगा। 60%? हाँ, लेकिन जो मौजूदा NDCs हैं उनको मिलाकर देखें तो लगता है कि सिर्फ 17% के आसपास ही कमी हो पाएगी। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और इसी बीच WMO मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी कंफर्म किया है कि 2024 में CO2, मीथेन, N2O, इन सब ग्रीन हाउस गैसों का लेवल रिकॉर्ड हाई पर है। बाप रे। और इसमें वो कंडीशनैलिटी गैप की भी बात है शायद। ये क्या चीज है? हाँ, कंडीशनैलिटी गैप। इसका मतलब ये है कि कई देश, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने अपने लक्ष्यों को बाहरी मदद पर निर्भर बताया है। अच्छा, मतलब पैसा और टेक्नोलॉजी मिलेगी तब? हाँ, कि अगर फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तब वो और ज्यादा एक्शन लेंगे। अब अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो जाहिर है लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर से पैसा जुटाना भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो इस पूरे ग्लोबल माहौल में भारत कहाँ है? हमने भी अपने NDCs अपडेट किए थे अगस्त 2022 में, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे लक्ष्य कितने महत्वाकांक्षी माने जा रहे हैं? भारत के लक्ष्य निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं और वैश्विक कोशिशों में एक अहम कदम भी। मोटे तौर पर 3 बातें हैं। बताइए। पहला, 2030 तक अपनी इकोनॉमी की जो एमिशन इंटेंसिटी है, मतलब GDP के मुकाबले उत्सर्जन, उसको 2005 के लेवल से 45% कम करना। ठीक है। दूसरा, 2030 तक हमारी जो टोटल बिजली उत्पादन क्षमता है उसका लगभग 50% नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से लाना, मतलब सोलर, विंड वगैरह। 50%? ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी है। और तीसरा, पेड़ लगाकर, जंगल बढ़ाकर करीब 2.5 से 3 अरब टन CO2 के बराबर का एडिशनल कार्बन सिंक तैयार करना। ये बिजली वाला लक्ष्य तो खासतौर पर बड़ा लगता है, और यहीं पर शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की भूमिका आती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी दिल्ली में उसकी 8वीं मीटिंग भी हुई थी। हाँ, ISA जिसकी शुरुआत याद होगा 2015 में भारत और फ्रांस ने की थी, पेरिस COP21 में। हाँ, वो इसी दिशा में, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा प्रयास है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये भी एक खास बात है, भारत में किसी इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पहला हेडक्वार्टर। हाँ, ये तो गर्व की बात है। और अब तो शायद इसकी मेंबरशिप भी बढ़ गई है। हाँ, अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके मेंबर बन सकते हैं, तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। और इसका मकसद क्या है? सिर्फ सोलर एनर्जी को प्रमोट करना या कुछ और भी? देखिए, मुख्य मकसद तो यही है कि सोलर एनर्जी को सस्ता और सुलभ बनाया जाए, खासकर विकासशील देशों के लिए। लक्ष्य ये है कि 2030 तक सोलर सेक्टर में करीब $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लाया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी सस्ती हो, सब तक पहुंचे। अच्छा। और ये सीधा जुड़ता है, जैसा आपने कहा, भारत के 50% वाले लक्ष्य से भी। और वो जो UNFCCC रिपोर्ट में कंडीशनैलिटी गैप की बात थी। हाँ, फाइनेंस वाला गैप। एग्जैक्टली। ISA देशों को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जुटाने में मदद कर रहा है। इस मीटिंग में कुछ खास इनिशिएटिव्स भी आए हैं ना? मैंने सनराइज के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? हाँ, सनराइज, ये एक बहुत जरूरी पहल है।
इसका पूरा नाम है सोलर पैनल एंड इक्विपमेंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ई वेस्ट रिसाइकलिंग सोलर पैनल्स के लिए? हाँ, देखिए, जैसे जैसे सोलर पैनल बढ़ेंगे तो कुछ सालों बाद वो खराब भी होंगे। उनका ई वेस्ट एक बड़ी समस्या बन सकता है। सही बात है। तो ये पहल उसी ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए एक ग्लोबल सिस्टम बनाने पे फोकस कर रही है। इससे पर्यावरण तो बचेगा ही, साथ में एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, ग्रीन जॉब्स भी पैदा होंगी। ये तो काफी दूर की सोच है। अच्छा है। और वो छोटे द्वीपीय देश SIDS, उनके लिए भी कुछ हुआ है। हाँ, 16 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये देश क्लाइमेट चेंजेस सबसे ज्यादा खतरे में हैं। हाँ बिल्कुल। तो ISA और वर्ल्ड बैंक मिलकर इन देशों को सोलर इक्विपमेंट खरीदने और अपनी कैपेसिटी बनाने में मदद करेंगे। ये दिखाता है कि ISA कैसे उन देशों पर खास ध्यान दे रहा है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक तरफ ये बड़े वैश्विक लक्ष्य, राष्ट्र नीतियां, ISA जैसे प्रयास, ये सब चल रहा है जी। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब जैसे हमारी मिट्टी, जी। वो कितनी तैयार है इन लक्ष्यों के लिए? CSE की एक रिपोर्ट आई है सॉइल हेल्थ पर। हाँ, और ये रिपोर्ट जमीनी हकीकत की एक थोड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। अच्छा। CSE ने सरकारी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के ही डेटा का एनालिसिस किया है और पाया है कि जितने सैंपल्स टेस्ट हुए उनमें से करीब 64% में नाइट्रोजन की भारी कमी है। 64%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। नाइट्रोजन तो सबसे जरूरी है पौधों के लिए। बिल्कुल, और सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, करीब 48.5% सैंपल्स में ऑर्गेनिक कार्बन SOC की कमी है। SOC, ये तो मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत जरूरी होता है ना? हाँ, SOC तो मिट्टी की जान है समझिए। उसकी संरचना, पानी सोखने की क्षमता, माइक्रोब्स का घर, सब इसी पर निर्भर करता है। और चिंता की बात यह है कि जिन जिलों में क्लाइमेट चेंज का रिस्क सबसे ज्यादा है, उनमें भी SOC लेवल कम पाया गया है। ओह, और दूसरे पोषक तत्वों का क्या हाल है? उनमें भी कमी है। 55% से ज्यादा सैंपल्स में बोरॉन की कमी, 35% में जिंक की कमी। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। और रिपोर्ट में शायद यूरिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की भी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2023-24 में जो टोटल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हुआ, उसका करीब 68% सिर्फ यूरिया था। सिर्फ यूरिया? हाँ, मतलब किसान असंतुलित तरीके से खाद डाल रहे हैं। इससे मिट्टी की सेहत और बिगड़ रही है। इसका असर क्या होता है फिर? असर सीधा है, फसल की पैदावार घटती है, खाने की सुरक्षा पर सवाल उठता है, किसानों की आमदनी कम होती है। और एक और कनेक्शन देखिए, क्या? खराब मिट्टी कार्बन सोखने में भी कमजोर हो जाती है। तो जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है ना कार्बन सिंक बनाने का, हाँ, वो 2.5-3 अरब टन वाला, हाँ, उस पर भी असर पड़ता है। तो मिट्टी का मसला सिर्फ खेती का नहीं, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ाई का भी हिस्सा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम तो चल रही है 2015 से। हाँ, स्कीम चल रही है और वो 12 पैरामीटर्स टेस्ट भी करती है। लेकिन CSE की सिफारिश है कि इसकी मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ना चाहिए। कैसे? सिर्फ केमिकल टेस्टिंग काफी नहीं है। मिट्टी की फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब वो कितनी सख्त है, उसकी बनावट कैसी है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, मतलब केंचुए, माइक्रोब्स हैं या नहीं, ये सब भी देखना जरूरी है। अच्छा, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। और साथ ही फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी को सुधारने की जरूरत है ताकि बैलेंस्ड यूज को बढ़ावा मिले। एक और इंटरेस्टिंग सुझाव है बायोचार का इस्तेमाल। बायोचार, ये क्या है? ये लकड़ी या खेती के वेस्ट को कम ऑक्सीजन में जलाकर बनाया गया चारकोल जैसा होता है। ये मिट्टी की फर्टिलिटी और कार्बन सोखने की क्षमता दोनों को बढ़ा सकता है। ओके, तो ये तो हुई मिट्टी की बात। अब पर्यावरण और जमीनी हकीकत से जुड़ा एक और काफी सेंसिटिव पहलू है, जंगल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वहां रहने वाले आदिवासी समुदाय। अभी हाल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कुछ निर्देश भेजे हैं टाइगर रिजर्व्स को लेकर। हाँ, ये एक बेहद अहम और अक्सर कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि टाइगर रिजर्व हो या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, वहां से अगर फॉरेस्ट ड्वेलर्स का रिलोकेशन होता है, विस्थापन होता है, हाँ, तो वो पूरी तरह वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं। अच्छा। और उनकी पूरी जानकारी और सहमति के आधार पर ही होना चाहिए। ये उनका जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, FRA 2006, हाँ, उसके तहत अधिकार भी है। वो एक्ट उन्हें जबरन बेदखली से बचाता है। लेकिन अक्सर तो सुनने में आता है कि कंजर्वेशन के नाम पर कम्युनिटीज को हटा दिया जाता है, या फिर वो जो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मॉडल है
और FRA, इनके बीच टकराव होता है? हाँ, ये टकराव ही तो असली चुनौती है। जो पुराना कंजर्वेशन मॉडल है वो कई बार लोकल लोगों को जंगल के लिए खतरा मानता है, जबकि FRA उन्हें जंगल पर अधिकार देता है और कंजर्वेशन में उनकी भूमिका को भी मान्यता देता है। बिल्कुल। अब जब विस्थापन होता है तो न सिर्फ उनकी रोजी रोटी छिनती है बल्कि उनकी पूरी कल्चरल और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सही बात है। और ऊपर से ज्यादातर ट्राइबल एरिया में बेसिक सुविधाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट वो पहले से ही कम होती हैं, तो विस्थापन के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ये तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच भी एक टेंशन पैदा करता होगा, जैसे गरीबी मिटाना और बायोडायवर्सिटी बचाना। बिल्कुल। SDG 1 गरीबी उन्मूलन और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन या SDG 15 जैव विविधता, इनके बीच संतुलन साधना बहुत जरूरी है। तो इस मुश्किल सिचुएशन का हल क्या है? क्या सुझाव दिए गए हैं? सुझाव एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ इशारा करते हैं। एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की बात है जो कम्युनिटी सेंट्रिक, कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन पर जोर दे। कम्युनिटी सेंट्रिक, हाँ, इसमें को मैनेजमेंट का आइडिया बहुत अहम है। मतलब वनवासियों को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर मानना कंजर्वेशन में। अच्छा। दूसरा बड़ा सुझाव है इन सिटू डेवलपमेंट का। मतलब लोगों को हटाने के बजाय जहां वो रह रहे हैं वहीं पर बेहतर सुविधाएं दी जाएं, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, रोजगार के मौके, ताकि उन्हें वहां से हटने की जरूरत ही महसूस ना हो। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, और उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कंजर्वेशन प्लानिंग में इंटीग्रेट करना, और राज्यों को अगर वो FRA को अच्छे से लागू करते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, ये भी सुझाव है। ये बहुत जरूरी लगता है कि हमारी कंजर्वेशन पॉलिसी जमीनी हकीकत और लोगों की जरूरतों को लेकर सेंसिटिव हो। तो अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, भारत के प्रयास जैसे ISA, फिर जमीन पर मिट्टी की खराब हालत और ये कंजर्वेशन से जुड़े सामाजिक मुद्दे, हाँ, तो एक बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? तस्वीर यह उभरती है कि बड़े लक्ष्यों को पाना सिर्फ पॉलिसी बना देने या टेक्नोलॉजी ले आने से नहीं होगा। जमीनी स्तर पर जो पर्यावरण की सेहत है, जैसे मिट्टी की सेहत, और जो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं जैसे वन अधिकार, वो सीधे सीधे उन लक्ष्यों को पाने की हमारी क्षमता को प्रभावित करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, जैसे अगर मिट्टी खराब है तो हमारा कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, किसानों की आय घटेगी, उसका असर रूरल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर कंजर्वेशन के नाम पर समुदायों को बिना सही प्रक्रिया के हटाया जाता है तो वो अन्याय तो है ही, साथ ही कंजर्वेशन की कोशिशों को लोकल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, वो सस्टेनेबल नहीं होंगी। और शायद ये आर्थिक पहलू से भी जुड़ता है। हमने पहले सर्विस सेक्टर पर नीति आयोग की रिपोर्ट्स की बात की थी, जहां रूरल एम्प्लॉयमेंट और इनकम की चुनौतियां सामने आई थीं। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़ता है। कृषि और जंगल से जुड़े जो उत्पाद हैं वो रूरल इकोनॉमी की रीढ़ हैं। हाँ। अगर मिट्टी खराब होती या फॉरेस्ट रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच कम होगी तो गांव में आमदनी कम होगी। इससे लोग शहरों की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, और शहरों में भी, जैसा नीति आयोग की रिपोर्ट ने दिखाया, सर्विस सेक्टर में ज्यादातर नौकरियां इनफॉर्मल हैं, कम सैलरी वाली हैं, खासकर उनके लिए जो गांव से आते हैं। सही है। तो पर्यावरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता, ये सब आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंज पर ग्लोबल बातचीत, भारत की अपनी एनर्जी पॉलिसीज, हमारी मिट्टी की सेहत और जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकार, ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। और ये कहानी चुनौतियों की भी है और अवसरों की भी। चुनौतियां तो साफ दिख रही हैं। हाँ, चुनौतियां स्पष्ट हैं। लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच का फासला है, चाहे वो एमिशन घटाने का हो, मिट्टी सुधारने का हो, या फिर कंजर्वेशन और अधिकारों में बैलेंस बनाने का। और अवसर इस बात में है कि हम इन कनेक्शंस को समझें और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस निकालें। मतलब ऐसे समाधान जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों का ध्यान रखें। इसी सोच के साथ एक सवाल शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि क्या हमारी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज और प्लान्स हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर हों या नेशनल लेवल पर, वो जमीनी सच्चाइयों और लोकल कम्युनिटीज की जरूरतों के साथ क्या वाकई में तालमेल बिठा पा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर जवाब नहीं या पूरी तरह नहीं है तो फिर इस खाई को पाटने के लिए हमें अपनी सोच में, अपने तरीकों में किस तरह के फंडामेंटल बदलाव लाने होंगे। क्या सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच काफी है, या हमें बॉटम अप, मतलब जमीनी स्तर से आने वाले समाधानों और वहां के ज्ञान को भी बराबर का महत्व देना होगा?
इस पर सोचना, विचार करना वाकई बहुत जरूरी है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।